मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उस दुनिया में ले चलने के लिए जहाँ एक नई तरह की सोच और एक नई तरह की कल्पना अपनी ज़मीन इख्तियार करती है, आकार लेती है। वो उसको कितनी खूबसूरती से और कितनी संजीदगी से अलग तरह से देखता है और अलग तरह से दिखाता है। यही लेखक की कलम का कमाल होता है। आज किताब की जिस दुनिया के भीतर हम प्रवेश करेंगे उसका नाम है द गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका। इस किताब के बारे में आज समझिए दुनिया के हर कोने में चर्चा हो रही है और चर्चा के दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि अगर मैं बात को यहाँ से शुरू करूँ कि हर कोई चाहता है कि बेटा बाप से आगे जाए, तो अगर बेटा अपनी शुरुआत ही वहाँ से करता है कि जहाँ से कहे कि बेटा तुम बहुत आगे निकल गए, तो ये वो शुरुआत है। पहला चरण ही लेखक का इतना ज़बरदस्त, इतना मजबूती से रखा गया है कि वो हिंदुस्तान से भी कहीं दूर दक्षिणी पोल पर जाकर ठहरता है और आपसे रूबरू कराता है वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की सोच, वहाँ की कल्पना से। आज के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर शैलेश नायक जी, पहले तो हम सभी उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ जोरदार तालियों के साथ। आप यहाँ हैं, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है, मैं बहुत ही अभिनंदन करती हूँ आपका। इस सिलसिले में बहुत बड़ी भूमिका होती है मीडिया की, और मीडिया विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अमरनाथ अमर हमारे बीच में हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ा स्वागत जिसको यश से भर दिया है माँ सरस्वती ने, माँ शारदे ने, यशवर्धन, उस बच्चे का जो आज केंद्र बना है इस कार्यक्रम को करने का, उस लिटिल राइटर का। वो कहने को लिटिल राइटर है लेकिन उसकी लेखनी कितनी दूर तक जाने वाली है वो पहली ही उछाल बता देती है। और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस नन्हे लेखक का। इस नन्हे लेखक के साथ उनके गरिमा से भरे हुए माता पिता डॉक्टर मिस्टर शुक्ला जी हमारे बीच में, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही लेखक के दादाजी और नाना जी, वो दोनों भी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। इस गरिमामय कार्यक्रम का आरंभ माँ सरस्वती के मूर्ति पर माल्यार्पण से हम शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे उचित रहेगा। तिवारी जी से कि वे आए और माँ शारदे का वंदन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद ज्योति तिवारी जी के। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ श्री पी शुक्ला जी से, जो लेखक के दादाजी हैं, वे पुष्प से और डॉक्टर नायक जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हिमांशु जोशी जी की उपस्थिति बिल्कुल उसी आभा मंडल के साथ में दिखाई दे रही है। मैं हमारे लेखक के जो नाना जी हैं श्री के त्रिपाठी जी, आपसे अनुरोध करती हूँ क्या आदरणीय हिमांशु जोशी जी का स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच में इस पुस्तक को छापने वाले जो हमारे पब्लिशर हैं श्री चंद्र गोसाई जी,
वो रीडर्स पैराडाइज से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सम्मानित करें प्रोफेसर साहब को ये शॉल उठाते हुए। आदरणीय डॉक्टर श्री जंगर जी हमारे बीच में हैं। मैं प्रभाकर शुक्ला जी जो कि लेखक के चाचा जी, मैं आपको इस तरह से रिलेट करना चाहती हूँ ताकि आप उस रिश्ते को भी समझ सकें। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप आदरणीय डॉक्टर श्री जंगर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। तो मैं अनुरोध करती हूँ लेखक की दादी माँ आदरणीय अरुंधति जी से कि कृपया वे डॉक्टर अमरनाथ अमर जो यहाँ पर मीडिया विशेषज्ञ के रूप में खास तौर पर मैं कहना चाहती हूँ, हालांकि वो बहुत जाने माने कवि और लेखक भी हैं, उनका स्वागत करें। मैं कर्नल शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि वे एक पुष्पगुच्छ भेंट करके इस नन्ही कलम को अपना आशीर्वाद दें, अपना शौर्य दें और हम सभी कार्यों के साथ शामिल हैं। ईश्वर के करीब आ जाना, तो जब कोई रचना रची जाती है उसके साथ इसीलिए पूरा परिवार, पूरा सभी साथी उसके साथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ। इसीलिए आज यहाँ पर दादाजी, दादी जी, नानी, नाना, चाचा, मामा, इन सब का होना और हमारे लेखक मित्रों का होना, उनका आशीर्वाद मिलना इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बनाता है। ये किताब कब कैसे लिखी गई, ये लेखक कैसे स्टूडेंट से लेखक में बदल गया, वो कौन सा स्पार्क था जो अचानक ऐसे पौधा कि किताब हिसाब की हो और आप हिसाब किताब से बाहर निकल जाएं और कल्पना की दुनिया में चले जाएं। इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कलाकार इसको बड़ी आसानी से कर लेता है। तो बहुत आसानी से जो इस मुश्किल काम को किया गया है वो हम थोड़ी सी देर 3-4 मिनट का एक ऑडियो विजुअल हमारे सामने अभी रखा जाएगा। कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। इन पंक्तियों को सच कर दिखाया है दिल्ली के यशवर्धन शुक्ला ने, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में द गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नाम का उपन्यास लिख डाला है और बन गए हैं सबसे कम उम्र के लेखक। गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका डेविड नाम की एक लड़की की कहानी है जो अंटार्कटिका में पहुंच जाता है और वहां के गॉड्स के बारे में जानता है। डेविड को ये पता चलता है कि वो एक अंटार्कटिकन गॉड का बेटा है और वहाँ पे उसे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया गया है। इस बुक को लिखना मैंने फरवरी 2013 में शुरू किया और अक्टूबर में ख़त्म कर दिया। इस बुक को लिखते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको ख़त्म कर पाऊँगा। मैंने इतना ही सोचा था कि मैं 2 चैप्टर से ज़्यादा कभी लिख ही नहीं सकता, बट धीरे धीरे मैं 20 चैप्टर लिख चुका था। इसको लिखने की इंस्पिरेशन मुझे अपने फेवरेट ऑथर रिक राइडन से मिली, जिनकी स्टोरीज पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। माइथोलॉजी में मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए मैंने अपना खुद का एक माइथोलॉजिकल वर्ल्ड बनाया है जो गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका में एंट्रोनिकल के नाम से जाना जाता है। मेरी नेक्स्ट बुक अ स्पेस ओडेसी इस साल रिलीज होगी और वो डेविड के स्पेस एडवेंचर्स पे बेस्ड है।
बना लिया है कि अब आपको पहुंचाना है इन्होंने अंटार्कटिका से स्पेस तक। इस किताब की एक झलक देखने का आप सभी का मन होगा और ये शायद वो बिल्कुल ठीक बिंदु होगा कि इस किताब का लोकार्पण यानी आप सबके सामने ये पुस्तक खोल कर आए। तो मैं अपने सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर नायक साहब से, आदरणीय हिमांशु जोशी जी से और हमारे बाकी सभी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शेरचंद गर्ग जी, प्रोफेसर रामशरण जी, अमरनाथ अमर जी और यशवर्धन जी, आप सभी इस पुस्तक को हमारे सभी साथियों के लिए आप सभी का। अपने चेहरे मोहल्ले सचमुच जो अभी खुद एक बच्चे की उम्र में है वो कैसे किसी चीज को देख रहा है। घर में छोटी मोटी झगड़े हो रहे हैं, बच्चे भाई बहनों में आपस में जो शरारतें होती हैं, उन शरारतों का कितना मजा है जब हम उसको थर्ड पर्सन बन के देखते हैं, तो वो एक अलग तरह की चीज हो जाती है और लेखक शायद उसी बात को पकड़ता है। मैंने महसूस किया कि इस लेखक में इतनी छोटी उम्र से ही वो ऑब्जर्वेशन है कि क्या चीज पकड़नी है, किस तरीके से कहानी को बुनना है। तो ये जो बुनावट है उनकी कहानी की वो बहुत ही खूबसूरत है और इस बारे में हम अभी और बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे बीच में जो सबसे ज्यादा किसी चीज को आगे बढ़ाने में सहायक होती है वो होती है मीडिया। मीडिया की नजर में ये किताब जो अचानक एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर बैठी, अभी इस किताब को छपे मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और हजारों से अधिक इसकी प्रतियां बिक गई हैं और नया एडिशन सामने निकल करके आ गया है। डॉक्टर अमरनाथ अमर, इनसे उपयुक्त और कौन होगा जो इन सवालों से जूझ सकेगा और इन सवालों के सटीक जवाब दे सकेगा। हम सभी बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। डॉक्टर शैलेश नायक जी, हिमांशु जोशी जी, डॉक्टर शेरचंद गर्ग जी, प्रोफेसर रामशरण जोशी जी, यशवर्धन जी, अलका सिन्हा जी, यशवर्धन के नाना नानी जी, दादा दादी जी, कर्नल शुक्ला जी, श्रीमती शुक्ला जी, भारतीय सेना के अधिकारीगण, विद्वजन और मित्रों, आज की शाम न केवल अनूठी है बल्कि ऐतिहासिक भी है। आज के बदलते दौर में जहां भाग दौड़ है, व्यस्तता है, अपने आप से दूर भागने की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या है, द्वेष है और न जाने कितनी तरह की सामाजिक विद्रुपताएं हैं, और आज की पीढ़ी, आज का बचपन जहां अपना बचपन खो चुका है, वहां हमारे सामने यह सवाल उठता है मीडिया के दायरे में कि आज की पीढ़ी को हम कौन सी दिशा प्रदान करें। कहीं वो अपनी संस्कृति, परंपरा, बुनियादी चीजों से वह बालक विमुख न हो जाए, यह आज सबसे बड़ी चिंता का विषय भारतीय समाज में है। और हम कल्पना करते हैं कि जब ऐसे यशस्वी और मेधावी रचनाकार हमारे बीच उपस्थित हैं तो हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित है। यशवर्धन जैसे नवोदित लेखक का आना एक सुखद संयोग है। तो सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सब तालियों के साथ इनका सम्मान करें। अमर जी ने एक अलग एंगल से चीजों को रखा, लेकिन एक और एंगल जो बड़ा ही वास्तविक एंगल है। 8वीं 9वीं में पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर अपनी कोर्स की किताब छोड़ करके और उसके पीछे के पन्नों पे कुछ लिखने लगता है तो सबसे ज्यादा चिंता किसे होती है? माँ को। तो जब यश ने चुपके चुपके कुछ लिखना शुरू किया होगा तब डॉक्टर अर्चना शुक्ला जरूर चिंतित हो गई होंगी और सोच रही होंगी कि पता नहीं अब ये क्या गुल खिलाएगा। अब वो गुल खिल गया है और खिल के हमारे सामने आ गया है। हम सभी तालियों से स्वागत करें डॉक्टर। परम आदरणीय नायक साहब, गोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु जोशी,
डॉक्टर रामशरण जोशी, डॉक्टर अमरनाथ अमर, यशवर्धन शुक्ला जी और सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जन। ये परम आनंद की बात है कि एक उभरता हुआ युवा किशोर जब 13 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया तो ये बच्चे थे, अब किशोरावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इनमें लेखन की प्रवृत्ति जागृत हुई। देखिए, बच्चे स्कूल में जाना तो तीसरी चौथी की उम्र से शुरू कर देते हैं, पढ़ते भी, किताबें भी उनके आसपास होती हैं, लेकिन किसी बच्चे में ये भावना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वैसा कभी लिखूं, ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना देखिए, बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल काम है। आमतौर पे हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बच्चों के लिए हिंदी प्रकाशित जगत में तो स्थिति है कि बच्चों के लिए आप लिख दीजिए। मूल बात यह है कि जो किताब छपे कम से कम 1 साल में उसकी 1 लाख प्रतियां बिके। ऐसा नहीं होता, कम से कम। आज के हमारे यहाँ तो यशवर्धन ने 13 साल की उम्र में गॉड्स ऑफ एंटार्क्टिका पुस्तक लिखनी शुरू की, मेहनत की। तो जाहिर है कि कर्नल शुक्ला जी ने उसकी मदद की होगी, प्रोत्साहन दिया होगा। वरना आमतौर पे क्या होता है, 13 साल 14 साल की किताब उम्र में बच्चा किताब पढ़ता है तो माता पिता देखते हैं कि कहीं ये कोई कॉमिक तो नहीं पढ़ रहा, कुछ और तो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन माता पिता अगर ध्यान दें बच्चों की तरफ, उनको ढंग से पढ़ाएं, उनके अध्यापक पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश में जिसे बचपन बचाने की जो मुहिम चल रही है। शुक्ला फैमिली, distinguished guests, ladies and gentlemen. Actually, I am honored to be here because many have said that what he has written, and last year he also said that how he has dealt with the very philosophy of what we had and how he has dealt with the researching and research is really praiseworthy. I don't know why I was chosen to be here, but I think the Antarctica and the relationship between the Antarctica and India is very interesting. India was also joined with the Antarctica. Our eastern coast and the east coast of Antarctica were together about 83 million years ago, and then it started to break up. And in that world, India is the only country which moved from the southern hemisphere to the northern hemisphere. And it moved pretty fast. No other plate, what we call as a plate, has moved so fast. So this is something which is probably joins us, India and Antarctica. And it's a mystery place for most of us. Even we have been going for last 30 years. It's a really mystery because you will be surprised to know that the ice is about 4 kilometers thick there. And if it melts, the sea level will rise almost 60 meters. That means most of the land area can get drowned. The other important aspect of Antarctica is currently, when we go, it's very difficult. The temperature can go up to -50. In summer, it would be around -10. So actually it's winter only, but we call summer when it comes around -10. And most of the people, there are about 26 countries, are going there to explore. We don't know much, even after 40 years of survey, we don't know much about. Every time when we go, we find some new things. And I think this novel
also try to explore the human mind. And I was really very happy and got more and more thinking myself that how a young mind can think much better than the many of us. Because we always go, as we grow old, we try to grow in a set path. We don't want to break rules. But I think young people have the right to break rules and think. And I'm really very happy, and I would like to compliment Yash as well as his parents who has allowed him to fly the way he wants. And I think, I'm sure he's going to go a long way. I think it's just a beginning. And I'm sure that not only Antarctica, but there are many such unexplored areas which I would like you to explore. Of course, everybody knows about space. But I can tell you one more thing, that the sea, the bottom of the sea, or the seabed, we have mapped Moon, we have mapped Mars. But this is to you, and I am sure that you will go a long way. Thank you very much for coming. Thank you so much, Dr. Nayak. Very rightly said that the place where he went, when I was inquiring about it, why did you choose Antarctica of all the places for your writing desk? He said that I want to go away from the set norms. So that was the main point, and where you exactly landed. So thank you so much, Dr. Sam. And as he said that we have to go beyond, a very known place, a very known thing. हमारी आदत पड़ गई, हम जो चीज़ जैसे देखते आ रहे हैं वैसे ही चलना है। तो आज की शाम अविस्मरणीय शाम है। आपको कितना क्या अनुभव हुआ, किस तरह से आपने किस चीज़ को लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत कुछ मिला। ये जो बालक ने जो फिलोसॉफी, जो दर्शन की बात की है, वो कई दरवाजे, कई खिड़कियाँ, कई लिटरेचर खोलती है, एक नई क्षितिज की ओर उनको बताती है कि ये हो सकता है। जब ये आर्कटिका की बात कर रहे थे तो मुझे अपनी आर्कटिक की यात्रा याद आ रही थी। नॉर्थ नॉर्वे में ये आता है क्षेत्र, और इसका एक अपना एक महत्व है, अपनी पहचान है। तो जब मैं पहली बार गया वहाँ 1982 में, मैंने देखा कि आधी रात को ट्रेन बड़े पहाड़ों में दौड़ती है। सम्मान दिया, मैं सबके लिए आपका आभारी हूँ। फिर एक बार फिर, और उस बालक को भी जो मेरी आंखों में उसका चित्र है, तो मुझे जब वो पढ़ रहा था तो अपना वो पोता याद आ रहा था। वो भी ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे ही काला काला। तो आज की शाम बहुत ही अविस्मरणीय शाम है। एक से एक विभूतियाँ हैं, यहाँ से और फिर आप सबका आशीष देना और उम्मीद जगाना, उम्मीद रखना, उम्मीद करना, ये हम लोगों को भी बड़ा ऊर्जावान बनाती है। उस नन्हे परों वाले पक्षी को, फीनिक्स को, उस चिड़िया को, उस जाबाज परिंदे को यशोवर्धन के नाम से हम बुला रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ बुलाएं और Good evening, everyone. I started writing on 23rd February 2014 and I finished it at 1 AM on 20th October 2014. When I started writing, I never dreamt that I would actually write more than a chapter. I read many books and I noticed something very peculiar, that a writer must write something that can attract the attention of the reader. It should be something that can make the reader think and to see a film in front of him in the brain. So I practiced hard. Before writing this book, I had written a short story, 70-page short story, which was basically a plot of this book.
I read many books, I researched mythologies, and then I started writing. During the course of time when I started to write, there are many people who said that, why are you wasting your time? You should study. But I did not give up. I wrote. And thanks to my family members, my father, who constantly told me and pushed me that you have to write, you have to complete this book. I never expected that this book would get published. It got rejected by 5 publishers. But still I had some hope because I read somewhere that the author of Harry Potter, J.K. Rowling, got rejected 13 times. And because when she was about to tear her manuscript, she got a call from Bloomsbury that they were about to publish a book. So that's what inspired me to write. And not only J.K. Rowling, but many authors like Amish Tripathi, R.L. Stein, Rick Riordan, etc. were rejected. So I thought that I only rejected 5 times, and they were rejected 13 to 14 times. So why can't my book get published? So that rejection, I did not took it as a criticism. In fact, I took it as an inspiration. And that helped me shape the book better. I would like to say that writing a book is not difficult. The only difficult thing is re-editing it, editing it, and finding out the mistakes. Because anyone can write, but to write it so that you can view it as a reader itself is something very difficult. I'd like to say that mythology is what we call an illusion, but mythology is not an illusion. I'll give you an example. In Mahabharata, it is mentioned that the king of Hastinapur had 100 children, which was not actually possible. He had only one wife. And today we have got something called cloning, that can clone 100 people. We have something called time travel today, which exists in science fiction movies and novels. And at that time in Mahabharata, it is mentioned that a king had gone to Brahma to search for a suitable groom for his daughter. When he returned, 300 years had passed. Doesn't it state that there was a concept of time travel at that time? And that's not it, because there are many things that are present in the Hindu mythology which can be utilized by science. I like to say that the Mahabharata is something which we all must read. Not only the Mahabharata, the Vedas, the Puranas, the Upanishads. Everyone must read, because what we do now is we just read one page and say that it's boring. It's not boring at all. If you look at it from a scientific perspective, you will get to know how many possibilities are there. Not only from a religious point of view, but a scientific point of view. For example, in the Vedas, it is mentioned how you can create a plane which is called a wooden khatola. And if you really read it, and you relate it with the theories of Einstein and Newton, you will come to know that a scientist had proposed it years ago. For example, Sushruta was the first man on the earth who had performed plastic surgery. And if I talk about brain transplant, the first brain transplant is not happened as of now. Scientists are trying on brain transplant, but it's not possible. But what if I say that Lord Ganesh, his head had been severed by his father, and an elephant's head had been planted on it. So if we look at it that way, that an elephant's head, an elephant's brain, was transplanted onto Lord Ganesh. Very good, very good. Can't it be possible that we can have a brain transplant now? The brain transplant, as I talked about, the first ever brain transplant was not on a human but on a monkey, rhesus monkey in 1970, which the scientists had successfully performed. But the monkey survived for only 7 days, and his body below the neck was paralyzed. Now, if scientists are looking at it and they are trying new technologies, and they say that a single brain transplant will cost about 79 crore rupees, which will involve a team of 100 scientists, doctors, who will conduct an operation that will last about 100 hours. So that's something, if we look at it, if we look at mythology with a different view, then we can enhance, we can absorb so much knowledge that it can help us shape our scientific views better. So I'd like to thank all the distinguished guests, including Dr. Shejhankar, Dr. Shailesh Nayak, Shri Himanshu Joshi, Professor Ram Sharan Joshi, and Dr. Amarnath Amar, who spared some valuable time from their busy schedule to attend this function. It's indeed an honor to have you all.
I'd also like to mention the fact that my grandparents came here all the way down from Allahabad and Pratapgarh to attend this function. I would like a round of applause for them. I'd like to thank my parents who constantly supported me when I started writing and also promoted me at various stages. If it was not them, then I could not have written this book. My gratitude can be extended towards my friends who also supported me when I write it, who shared their experiences in life and helped me give the book a better shape. I'd like to thank my uncles, Shri Anupam Shukla and Shri Prabhakar Shukla, who helped in further promotion of the book through social networking sites and media. I'd like to thank my publishers, The Reader's Paradise, Chandra sir and Chirag sir. Thank you for considering a debut author and publishing my book. I'd like to thank my school authorities, my principal, vice principal and all the staff members who honored me and appreciated my work in front of the whole school. I'd also like to thank the Hindi Bhavan, जिन्होंने मेरी बुक के लोकार्पण की अनुमति दी और बहुत सहयोग किया. I'd also like to say that this is not the end and I'll continue writing, and as the guests mentioned, that I'll explore Hindu mythology and I'll find the science in Hindu mythology, and I'll write a book which will deal with the sciences involved in Mahabharata and which can be used and utilized in the present world. I'd like to say that my book, The Gods of Antarctica, will have a sequel, as we can already see, A Space Odyssey, and after that, a book titled The Road of Time, which will complete the trilogy. I'd also like to thank Ms. Alka Sinha for being such a good host. Thank you. मैं विश्वस्त अरुण से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए और अलका जी का सम्मान करें। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि ये मोड़ हम बीत चुके थे, इस मोड़ से आगे निकल चुके थे, और मैं तो ये सोच रही थी कि अभी हमें धन्यवाद करना है कि हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश नायक जी, उन्होंने आकर के जो बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ बातें कही, और ख़ास करके वो जो पाताल वाला कॉन्सेप्ट है, वो इतनी इम्पोर्टेंट बात, एक नया चैप्टर उसकी सोच में, ये लेखक की सोच में डाला है, वो एक बहुत बड़ी बात है उनका। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और जल्दी हम लोग इनकी अगली किताब पर फिर मिलने वाले हैं। शुक्रिया।